गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। बिहार एएसआई मेंस के लिए हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और हिस्ट्री में हम लोग आज मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करेंगे। सबसे अधिक उम्र में गद्दी पर बैठने वाला मुगल शासक कौन था? सबसे अधिक उम्र में गद्दी पर बैठने वाला मुगल शासक कौन था? पहले ये समझें कि जो आधुनिक भारत है वहाँ कहाँ से शुरू होता है। तो आधुनिक भारत जो शुरू होता है 1707 से शुरू होता है। 1707 से शुरू होता है, यानी औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात। और जो मुगल साम्राज्य अपने विस्तृत वैभव, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जो चरमोत्कर्ष पर था, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात धराशायी हो गया। औरंगजेब के बाद उत्तरवर्ती मुगल काल में 18 शासक हुए, लेकिन औरंगजेब के औरंगजेब जैसा योग्य कोई उत्तराधिकारी नहीं था जो इस विस्तृत एक बड़े साम्राज्य को संभाल सके। और हम लोग उत्तरवर्ती मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे जिसमें 18 शासक हुए थे। आज वहीं से शुरू करेंगे हम लोग। सबसे अधिक उम्र में गद्दी पर बैठने वाला मुगल शासक कौन था? तो ये था बहादुर शाह फर्स्ट था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह फर्स्ट दिल्ली के तख्त पर बैठा और सबसे अधिक उम्र में 63 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था। 63 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था। 63 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा और उसे राजकीय जो मुगल दरबार के जो कार्य होते थे उससे वो लापरवाह रहता था। उसको उस कार्यों में रुचि नहीं रहती थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता था? साहेब बेखबर भी कहा जाता था। बहादुर शाह फर्स्ट को राजकीय कार्यों में रुचि नहीं थी। वह एक आलसी व्यक्ति था। क्या था? वह एक आलसी व्यक्ति था। जिसके कारण से उसे साहेब बेखबर भी कहा जाता है। उसे साहेब बेखबर भी कहा जाता है। औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात 1707 ईस्वी में लाहौर के पास शाहदौला नामक स्थान पे उसने अपना राज्याभिषेक कराया। शाहदौला नामक जगह पर अपना राज्याभिषेक करवाया। जब औरंगजेब मरा था तो उस समय 21 प्रांत थे और जब औरंगजेब मर गया, औरंगजेब जब मरा था, औरंगजेब की मृत्यु तक 21 साम्राज्य थे, 21 सूबा थे। बहादुर शाह फर्स्ट ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह को 5000 जात और 5000 सवार का मनसब प्रदान किया। बहादुर शाह फर्स्ट ने सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह को 5000 जात और 5000 सवार का मनसब प्रदान किया। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के मरने के पश्चात बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह कर दिया। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात
गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात सिखों ने बांदा बहादुर के नेतृत्व में, सिखों ने बांदा बहादुर के नेतृत्व में, बांदा बहादुर के नेतृत्व में, बांदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह कर दिया, सिखों ने विद्रोह कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब बांदा बहादुर के बारे में जान लेते हैं। बांदा बहादुर में गुरु गोविंद सिंह की, कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह की आत्मा का निवास था। बांदा बहादुर में क्या था? गुरु गोविंद सिंह की आत्मा का निवास था। बांदा बहादुर में गुरु गोविंद सिंह की आत्मा का निवास था, गुरु गोविंद सिंह की आत्मा का निवास था, आत्मा का निवास था। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हिमालय की तराई में लौहगढ़ किले का निर्माण किसने कराया? तो कौन कराया था? बांदा बहादुर ने कराया था। कौन कराया था? बांदा बहादुर ने। और उसने एक पुर्तगाली स्त्री थी जुलियानी, उसको क्या उपाधि दिया? बहादुर साहब फर्स्ट ने बीबी फिदवा की उपाधि, बीबी फिदवा की उपाधि दिया था। पुर्तगाली स्त्री, पुर्तगाली एक स्त्री थी जुलियानी, जुलियानी, उसको क्या दिया था? बीबी फिदवा की उपाधि दिया था। और लौहगढ़ का किला जो है वो गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। और उसमें सबसे अहम जो बनाने वालों में सबसे भूमिका किसका थी? आप लोग सुनेंगे। लौहगढ़ का किला गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था और बांदा बहादुर में गुरु गोविंद सिंह की आत्मा का निवास था। यहाँ तक फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह फर्स्ट दिल्ली के तख्त बैठा और 63 वर्ष की अवस्था में, 63 वर्ष की अवस्था में वो दिल्ली के तख्त बैठा था। यानी सबसे अधिक उम्र में दिल्ली के तख्त बैठने वाला शासक कौन था? बहादुर शाह फर्स्ट। उसको राजकीय कार्यों में रुचि नहीं होने के कारण वह राजकीय कार्यों से दूर रहता था, उसे आलसी प्रवृत्ति का था। इस कारण से उसको क्या कहता है? साहे बेखबर भी कहा जाता है। उसने जब दिल्ली के तख्त पर बैठा तो उसने कूटनीति के द्वारा राजपूतों को अपने पक्ष में किया, राजपूतों को संरक्षण दिया। और गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे, उनको 5000 जात और 5000 सवार का मनसब प्रदान किया। लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई तो बांदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह कर दिया। और एक लौहगढ़ का किला है जो हिमालय के तराई में है, उसको गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। और बांदा बहादुर में गुरु गोविंद सिंह की आत्मा का निवास था। और एक पुर्तगाली स्त्री थी जुलियानी, जिसको बहादुर शाह फर्स्ट ने बीबी फिदवा की उपाधि दिया था। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है रफी उद दरजात। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। रफी उद दरजात, इससे पहले भी बहुत सारे शासक हुए मुगल काल में। इससे पहले थे जहांदार शाह, समझेंगे एक एक कंटेंट को। इससे था जहांदार शाह, जहांदार शाह, इसको लंपट मूर्ख कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख कहा जाता था। और कौन ऐसा मुगल शासक था जिसका जन्म एक नर्तकी से हुआ था? वो अहमद शाह था। अहमद शाह, जिसका जन्म एक नर्तकी से हुआ था। उसके बाद आता है एक फर्रुखसियर। फर्रुखसियर, फर्रुखसियर, इसको क्या कहा जाता था? फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? घृणित कायर कहा जाता था। और एक ऐसा मुगल शासक जिसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। फर्रुखसियर को क्या कहा जाता है? घृणित कायर कहा जाता है, घृणित कायर कहा जाता है।
फर्रुखसियर को क्या कहता है? घृणित कायर कहा जाता था। और एक ऐसा शासक जिसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ? जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था, जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ। और उस समय के किंग मेकर के रूप में जाने जाते थे। उनका नाम था हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। हुसैन अली खां जो नृप निर्माता के नाम से जाने जाते थे, नृप निर्माता, किंग मेकर कहा जाता था। हुसैन अली खां, हुसैन अली खां तथा अब्दुल्ला खां, अब्दुल्ला खां फर्रुखसियर के समय में मुगल दरबार में काफ़ी हावी हो गए। और अंतिम में क्या हुआ? इन दोनों ने, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां ने फर्रुखसियर का वध करवा दिया। क्या करवा दिया? वध करवा दिया, वध करवा दिया। और सबसे कम उम्र में, सबसे कम दिन तक शासन करने वाला व्यक्ति कौन था मुगल शासक में? सबसे कम दिन तक शासन करने वाला मुगल शासक, कम दिन तक शासन करने वाला मुगल शासक कौन था? मुगल शासक था रफ़ी-उद-दरजात। मुगल शासक कौन था? मुगल शासक कौन था? तो था रफ़ी-उद-दरजात था, रफ़ी-उद-दरजात। ये पूछ सकता है क्वेश्चन, सबसे कम दिन तक शासन कौन किया था? तो रफ़ी-उद-दरजात ने किया था। उसके बाद आता है एक मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मोहम्मद शाह का मूल नाम क्या था? मोहम्मद शाह का मूल नाम था रोशन अख्तर। इसका पूछता है क्वेश्चन, इसका मूल नाम क्या था? रोशन अख्तर था। और मोहम्मद शाह का उपनाम क्या था? मोहम्मद शाह का उपनाम था रंगीला। मोहम्मद शाह का उपनाम क्या था? रंगीला। जब नादिर शाह 1739 ईस्वी में, जब नादिर शाह 1739 ईस्वी में, 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करता है। दिल्ली पर आक्रमण करता है कौन? जब 1739 ईस्वी में नादिर शाह के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसको क्या कहता है? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? नादिर शाह को। नादिर शाह को क्या कहता है? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, उस समय शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह का मूल नाम क्या था? रोशन अख्तर था। और ये जो हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां था, इनका पतन किसके समय में हुआ? जो बहुत सारे शासकों को बनवाया, उनका वध किए। ये हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां का पतन जो हुआ वो मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां का पतन किसके समय में हुआ? हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां का पतन जो हुआ वो मोहम्मद शाह। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। पूछ सकता है क्वेश्चन कि मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? वो था मोहम्मद शाह। फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहादुर शाह फर्स्ट के पश्चात जहांदार शाह, जिसको लंपट मूर्ख के उपनाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है अहमद शाह, जिसका जन्म एक नर्तकी से हुआ था और फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। और 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने क्या किया था? 1717 ईस्वी में एक सुनहरा फरमान जारी किया था। एक सुनहरा फरमान जारी किया था। फर्रुखसियर ने क्या किया? एक 1717 ईस्वी में सुनहरा फरमान जारी किया था, जिसे अंग्रेजों को बिना दस्तक के, मतलब बिना टैक्स के व्यापार करने की अनुमति दी गई थी।
1717 ईस्वी में। और क्यों दिया था? क्योंकि फर्रुखसियर के गर्दन पे एक फोड़ा था और विलियम हैमिल्टन नामक एक सर्जन ने उसके फोड़े का इलाज किया था। इसके एवज में उसने एक सुनहरा 1717 ईस्वी में एक सुनहरा फरमान जारी किया था। फर्रुखसियर का राज्याभिषेक कहाँ होता है? पटना में होता है। और फर्रुखसियर का वध कौन करवाते हैं? हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, जिनको किंग मेकर कहा जाता है। इन लोगों ने फर्रुखसियर का वध करवा दिया था। और सबसे कम दिन तक शासन करने वाला कौन होता है? रफ़ी-उद-दर्जात। सबसे कम दिन तक मुगल शासक कौन था जिसने सबसे कम दिन तक शासन किया? वो था रफ़ी-उद-दर्जात। उसके बाद उत्तरवर्ती मुगल काल में एक और शासक आता है, मोहम्मद शाह। इसका मूल नाम था रोशन अख्तर। क्या था? रोशन अख्तर। और हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां जो किंग मेकर बने हुए थे, उनका पतन किसके समय में होता है? उनका पतन होता है किसके समय में? मोहम्मद शाह के समय में। और नादिर शाह जो ईरान का नेपोलियन कहा जाता था उसको, 1739 ईस्वी में करनाल की लड़ाई हुई थी। एक करनाल की लड़ाई आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे। 1739 ईस्वी में करनाल की लड़ाई हुई थी। करनाल की लड़ाई हुई जिसमें मोहम्मद शाह पराजित हो जाता है और नादिर शाह पूरे दिल्ली में कत्लेआम करवा देता है। और इस युद्ध में हारने के पश्चात उस पर जुर्माना लगाया जाता है और अंतिम में मयूर सिंहासन को भी उठा के अपने वो देश लेके जाता है, ईरान लेके जाता है। और मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो कौन था? मोहम्मद शाह था। और इसको किस उपनाम से जाना जाता है? तो रंगीला के उपनाम से जाना जाता है। शाह आलम द्वितीय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब। शाह आलम द्वितीय, इसका मूल नाम क्या था? अली गौहर था। शाह आलम द्वितीय, इसका मूल नाम क्या था? अली गौहर। शाह आलम द्वितीय, इसका पूछता है कौन ऐसा शासक था जिसका मूल नाम था अली गौहर था? शाह आलम द्वितीय था, अली गौहर। बक्सर की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 22 अक्टूबर 1764 को। और बक्सर के युद्ध जो अंग्रेजों के लिए काफी निर्णायक थी। उसके बाद अंग्रेजों को भारत में, या कहिए कि उत्तर भारत में प्रभुत्व स्थापित करने का एक अच्छा मौका मिला। तो बक्सर के युद्ध में कौन कौन लोग भाग लिए थे? तो उसमें कौन कौन था? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम। और अंग्रेजी सेनापति कौन था? अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अंग्रेजी सेनापति कौन था? बक्सर का युद्ध हुआ था किसके समय में? बक्सर का युद्ध हुआ था शाह आलम द्वितीय के समय में। बक्सर का युद्ध किसके समय में हुआ था? शाह आलम द्वितीय के समय में हुआ था। और शाह आलम द्वितीय इस युद्ध में भाग भी ले लिया था। और एक और लड़ाई होती है, पानीपत की तृतीय लड़ाई। पानीपत की तृतीय लड़ाई, पानीपत की तृतीय लड़ाई ये किसके बीच में हुई थी? पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। 1761 ईस्वी में हुई थी। पानीपत की तृतीय लड़ाई किसके बीच में हुई थी? 1761 ईस्वी में। किसके बीच में हुई थी? तो पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी अहमद शाह अब्दावली और मराठों के बीच में हुई थी। मराठों के बीच में हुई थी। समझेंगे शाह आलम द्वितीय के समय में क्या क्या हुआ। तो समझेंगे शाह आलम द्वितीय का मूल नाम जो था अली गौहर था। और उसके समय बक्सर की लड़ाई पूछता है, बक्सर के युद्ध के समय में मुगल शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। बक्सर के युद्ध के समय में मुगल शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। और पानीपत की तृतीय लड़ाई के समय में मुगल शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। और पानीपत की तृतीय लड़ाई किसके बीच में हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी, जिसमें मराठे क्या हुए थे? पराजित हुए थे।
ऐसा कोई मराठा परिवार नहीं था जिसने अपने सगे संबंधी को नहीं खोया था। आलमगीर द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आप लोग पढ़े होंगे पलासी की लड़ाई, पलासी की लड़ाई पढ़े होंगे। पलासी की लड़ाई जो 23 जून 1757 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 23 जून 1757 ईस्वी को हुई थी। पूछता है क्वेश्चन कि जब पलासी की लड़ाई हुई थी उस समय मुगल शासक कौन था? पलासी की लड़ाई के समय मुगल शासक कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। पलासी की लड़ाई के समय में, पलासी की लड़ाई के समय में, पलासी की लड़ाई के समय में मुगल शासक कौन था? मुगल शासक कौन था? पलासी की लड़ाई के समय में मुगल शासक कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। और अंग्रेजों के संरक्षण में, अंग्रेजों के संरक्षण में मतलब अंग्रेजों के संरक्षण में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला मुगल शासक कौन था? इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अंग्रेजों के संरक्षण में, अंग्रेजों के संरक्षण में, अंग्रेजों के संरक्षण में दिल्ली के तख्त पे, दिल्ली के तख्त पे, दिल्ली के तख्त पे बैठने वाला शासक कौन था? बैठने वाला शासक, बैठने वाला शासक कौन था? तो था अकबर द्वितीय था। कौन था? अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय था। फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, समझने का प्रयास कर रहे हैं। बहादुर शाह फर्स्ट, जिसको साहेब एक खबर कहा जाता है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी था और सबसे अधिक उम्र में दिल्ली के तख्त पर बैठा। रफी-उद-दरजात, सबसे कम दिन तक दिल्ली के तख्त पे शासन करने वाला व्यक्ति कौन था? रफी-उद-दरजात। उसके बाद हमने जहांदार शाह के बारे में पढ़ाया। जहांदार शाह को क्या कहता है? लंपट मूर्ख कहा जाता है। और इसलिए कहा जाता है कि तैमूर के खानदान में वैसा दिमागी छिछलेपन, कायर इंसान नहीं हुआ था, इसलिए उसको लंपट मूर्ख कहा जाता है। शाह आलम, उसके बाद हम किसको पढ़ाए थे? मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ाए थे। मोहम्मद शाह का मूल नाम था, क्या था? रोशन अख्तर था। जब नादिर शाह भारत में आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली के तख्त पे कौन था? मोहम्मद शाह था। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। और जो निरीप निर्माता बंधु थे हुसैन अली खां, अब्दुल्ला खां, उनका पतन किसके समय में हुआ? तो मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। फारुखसियर एक ऐसा शासक था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ। 1717 ईस्वी में एक सुनहरा फरमान जारी किया। और क्यों किया था? क्योंकि फारुखसियर के गर्दन पे एक फोड़ा हो गया था, जिसको विलियम हैमिल्टन नामक सर्जन ने उस फोड़े से निजात दिलाई थी, जिसके कारण से 1717 ईस्वी में एक सुनहरा फरमान जारी करता है, जिससे भारत में बिना टैक्स के व्यापार करने की अनुमति दे दी जाती है। किसके द्वारा? फारुखसियर के द्वारा। शाह आलम द्वितीय, जब 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर की लड़ाई होती है तो उस समय भारत का मुगल शासक कौन रहता है? तो शाह आलम द्वितीय रहता है। और शाह आलम द्वितीय को किस नाम से रहता है? अली गौहर के नाम से रहता है। आलमगीर द्वितीय, जब पलासी की लड़ाई हुई थी, पलासी की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? पलासी की लड़ाई हुई थी सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। और सिराजुद्दौला को क्या कहता है? प्रथम देशभक्त राजकुमार भी कहा जाता है उसको। और क्लाइव की लोमड़ी किसको कहा जाता है? तो मीर जाफर को कहा जाता है। तो पलासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी को हुई थी। और उस समय मुगल शासक कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। और अंग्रेजों के संरक्षण में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला शासक कौन था? पूछता है क्वेश्चन। अंग्रेजों के संरक्षण में कौन ऐसा मुगल शासक था जो दिल्ली के तख्त पर बैठा था? ये अकबर द्वितीय, जिसने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। कौन दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया था? अकबर द्वितीय ही दिया था। और शाह आलम द्वितीय के समय एक महत्वपूर्ण वाक्य हुआ था। पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। उस समय मुगल शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था, जिसमें मराठों की पराजय हुई थी।
इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।